यूं ही नहीं होती, किस्मत की रेखाओं के आगे उंगलियां। रब ने भी मेहनत को आगे और किस्मत को पीछे रखा हुआ है। भगवान भी ये सलाह दे रहे हैं आपको, भगवान भी ये कह रहे हैं आपसे, वो रब भी हमसे कह रहा है कि पहले मेहनत है फिर आपकी किस्मत है। कम कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ज़रूरत के अनुसार मेहनत बहुत ही बड़ा अभिप्राय हमारा है। बहुत ही शिद्दत से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करें, बहुत ही मेहनत से लेने का प्रयास करें, अपनी एक्टिविटीज़ को इस कदर बना लें कि ज़रूरत ही मैं पागल हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि हकीकत में कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की तैयारी कर लें कि जिस उद्देश्य से आप मेरे सामने हो वो आपका उद्देश्य जाया ना जाए। इसीलिए मैं कोई भी पहलू छोड़ नहीं रहा हूँ। विश्वास के साथ मैं आपको वो तमाम चीज़ें प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में कभी भी आपको डीमोटिवेट ना कर सके। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सिलसिला ये बहुत लंबा चलाऊंगा मैं। यहाँ कोई भी ऐसा पहलू जाने नहीं दूंगा कि जो आपके एग्जाम के प्रति अनुकूल ना हो। इसका एक पार्ट आपने देखा है, ये अक्षांश एवं देशांतर रेखा का पार्ट 2 सीरीज है, यानी सीरीज आप इसे समझें, यानी ये पार्ट 2 आ गया है। जहां हम पहले पार्ट में केवल अक्षांश से अभी थोड़ा बहुत परिचय कर पाए हैं, अभी पूरा परिचय हमारा अक्षांश से ही नहीं हुआ है। अभी हमें बहुत कुछ इस अभिप्राय में लेना है। तो अक्षांश रेखा जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान रहे थे, पिछले पार्ट में हमने देखा कि अक्षांश ने हमसे कहा कि मैं अक्षांश हूँ। मैं पूरी पृथ्वी पर अगर रेखाओं की बात की जाए तो मैं 179 बार खींचा गया हूँ, और मैं अगर मुझे बिंदु की बात करोगे तो मैं 181 गिना जाऊँगा, क्योंकि मैं पोल पर, ध्रुवों पर मैं एक बिंदु मात्र हूँ, रेखा नहीं हूँ। अक्षांश ने हमसे कहा कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, हमारे बीच की जो है दूरियां वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, यानी वो बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। ये अक्षांश ने कहा। अक्षांश ने कहा कि मैं एक वृत्ताकार संरचना हूं, मैं एक काल्पनिक विचार हूं खगोलविदों का। मैं एक ऐसी व्यवस्था हूं जिसने पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित किया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। हम उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं, हम कर्क रेखा के आसपास या कर्क रेखा के समीप जीवन यापन करने वाले लोग हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण पिछले एपिसोड में महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया है। आज आपका स्वागत है एक महत्वपूर्ण कंटेंट में, जहां आप फिर से अभी भी अक्षांश रेखाओं के बचे हुए भागों को या उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने वाले हैं। गहनता से लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा आगामी दिनों में आने वाले सीरीजों के साथ। तो यहाँ जो बात हो रही है, वाकई में जहाँ हमने बात किया था 0 अंश अक्षांश से, यहीं से शुरुआत करता हूँ। 0 डिग्री, ये जिसे हम लोगों ने भूमध्य रेखा कहा, जिसे हमने भूमध्य रेखा कहा, जिसे हमने विषुवत रेखा कहा, जिसे हमने निम्न अक्षांश कहा, निम्न अक्षांश कहा। ये सारी बातें आपको पता है, ये मैंने भूमध्य रेखा का ही नाम दिया था। ये सब इसके रूप है, सब इसके नवाजे गए नाम हैं। वो भूमध्य रेखा जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसका अभिप्राय ऐसा ही नहीं है, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आनी शेष है। हमारा एग्जामिनर हमसे कह सकता है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आबादी रहती है, और अगर रहती है तो कितनी रहती है। तो ध्यान देना, वाकई में ये जो भूमध्य रेखा है इसके नीचे 20% ही आबादी रहती है। बाकी अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर कितनी रहती है ना। तो भूमध्य रेखा के नीचे कम आबादी वाले देश हैं, और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। आपका चीन, आपका भारत, आपका अमेरिका, ये सब कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब मजबूत जनसंख्या, भारी जनसंख्या लिए हुए देश उत्तरी गोलार्ध में अपना निवास बनाए हुए हैं। तो टिके रहे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। इसी भूमध्य रेखा की लंबाई कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, 0.01 किलोमीटर, 39,968 की भी बात कर लेता हूं। देखना जरा, अगर आप ध्यान दो, ये जो एक पैमाना मैंने नीचे लिखा,
एक जो पैमाना अभी ऊपर लिखा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। आप कहोगे सर दो पैमाने क्यों? इस भूमध्य रेखा की लंबाई कुछ इतनी है, अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। हम लोग अक्षांश की ही बात कर रहे हैं, उसी अक्षांश की बात जिसे पिछले पार्ट में हमने देखा है। हम उसी अक्षांश पर अभी बने हुए हैं जिससे हमारा पिछले एपिसोड में जिससे नाता था। ये भूमध्य रेखा एक अक्षांश है। भूमध्य रेखा के बारे में मैंने नामकरण पहले भी किया था, अब मैं कह रहा हूं कि भूमध्य रेखा की लंबाई इतनी है। भूमध्य रेखा संबंधित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने आबादी संबंधित डाल ही दिया है। आपसे कह रहा हूं इस भूमध्य रेखा की लंबाई कुछ इतनी है, ये एग्जैक्ट लंबाई है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई नए नए तकनीकों से नापी गई ये लंबाई है, परंतु ये जो लंबाई है जो लगभग करीब दिखाई जा रही है, ये हमारे ही देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट की है। देखना जरा, आर्यभट्ट ने कितना करीब पैमाना बताया था। नतमस्तक हो जाओ इनके किए गए कार्य से, क्योंकि उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अद्भुत थे वैज्ञानिक, अद्भुत है इनके कार्य। आज आपने अगर ये 40-75 एग्जैक्ट बता ही दिया तो मुझे लगता है आप इनके सामने फीके पड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो काम कर दिया। तो आर्यभट्ट ने भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपके स्क्रीन पर डाल चुका है। भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्यभट्ट। हरी बात समझ में ना, तो स्क्रीन चलाते रहें, मस्तिष्क का घोड़ा दौड़ाते रहें, ऐसा ही ना ये कहानी तरीके से सुने और जाने दें, ऐसा कतई मत करिए। पूरी मनोवेग से, पूरे शिद्दत से जुड़ने का प्रयास करिए, मजा आ जाए ऐसी पढ़ाई करिए। तो 39,968 किलोमीटर ये बात बोला था आर्यभट्ट ने, और इसमें भी दशमलव लगा था, आप चाहे तो लगा ही सकते हैं इतना, यानी और करीब जाने का प्रयास था इनका। बहरहाल एकदम करीब, एकदम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए। जो आज के आधुनिक युग ने बता दिया वो काम नहीं हो पाया। अब जरा ध्यान दें, भूमध्य रेखा अगर इस अक्षांश रेखा यानी 0 अंश अक्षांश रेखा की बात हुई है, ये 0 अंश अक्षांश रेखा है, इस बात को ध्यान दें। जहां हम 0 अंश अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं वहां आबादी नीचे कम ऊपर ज्यादा। अब जरा ध्यान दें, इसके ठीक ऊपर हमने कर्क रेखा लगाया था और इसके ठीक नीचे हमने मकर रेखा आपके सामने लगाया था स्क्रीन पर। 23.5 अंश यहां लिखा हुआ था यानी उत्तरी गोलार्ध, और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध। यही बात है। हमारे एग्जामिनर महोदय बहुत चालाक निकले। हम लोग ऐसी बारीकियों को बार बार जिक्र कर रहे थे, अचानक उन्होंने कहा कि चलो बता दो, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 अंश पर, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 अंश पर। हमें दोनों के बीच की दूरी बता दो। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कितने अंश की दूरी है ये पूछ लिया उन्होंने। किलोमीटर का पैमाना तो अभी मैं देने वाला हूं आपको, प्रत्येक अंश का। किलोमीटर में दूरी आप बता पाओगे, कोई डाउट नहीं है। मिनट में आप दूरी बता पाओगे, कोई डाउट नहीं है। बहुत मजेदार, बहुत बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हूं। आप आज इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की अगर लंबाई एग्जामिनर पूछेगा तो क्या करोगे? अरे यार 23, 23.5 ऊपर है तो 23.5 वो 23.5 ये कितना हो गया? 47 हुआ कि नहीं हुआ? वही लिखा जाएगा। 47 डिग्री का अंतर है इन दोनों के बीच में। ये महत्वपूर्ण पहलू है। आप हर तरीके से तैयार रहने वाले हैं, क्वेश्चन के प्रारूप को आप समझने वाले हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ऐसे आसान प्रश्नों को हम छोड़ के कभी कभार चले आते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि सच में इससे सामना नहीं हुआ है, लेकिन सामना सबसे हुआ होता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। बहुत ही जल्दी एक बार स्क्रीन पर आते हैं, तब तक आपका फ़ोन बज जाता है और आप अपना वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में आप ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं। जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, जब आप देख रहे होते हैं इस सीरीज को जो चल रही है, इस सीरीज को देख रहे होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में जब आप पूरे वीडियोज़ को पूरे मनोवेग से नहीं देखोगे, आप सोचोगे अरे सर बोरियत महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ कोई बोरियत महसूस ही नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ लेना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, आधा घंटा दीजिए, बहुत कुछ सीख कर चले जाएंगे। ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। तो ध्यान दीजिए। तो कर्क रेखा मकर रेखा की बात कर रहा था मैंने कहा कि भूमध्य रेखा के आसपास का ये जो दायरा है ये बहुत मायने रखता है। आप जरा ध्यान दो, हम इसी कर्क रेखा के आसपास के जीवन करने वाले लोग हैं, यानी जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे पास भी गर्मी बहुतायत मात्रा में पहुंच जाती है सूर्य की, है ना। अब जरा ध्यान दो,
ये जो भूमध्य रेखा, एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपसे करूं, भूमध्य रेखा के लोग, यहां की बात कर रहा हूं, भूमध्य रेखा के लोग ज्यादा काले क्यों होते हैं? ज्यादा काले क्यों होते हैं? ये यहां जरा ध्यान दो, जबकि यहां बहुत कम लोग निवास करते हैं। भूमध्य रेखा के लोग ज्यादा काले क्यों होते हैं? यानी यहाँ का जो आसपास का दायरा होगा, यहाँ के लोग काफी काले होंगे। आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरेगी, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरेगी, गैबोन से जाएगी, कांगो से जाएगी, केन्या से जाएगी, युगांडा से जाएगी, सोमालिया से जाएगी। ऐसे आसपास के लोग काफी काले हो जाएंगे। केन्या आई क्रिकेट खेलने, आपने देखा होगा, तो यहाँ के आसपास के जीवन जीने वाले लोग काले हो जाते हैं। हमारा भारत जब कुछ नक्शे में आप देखोगे तो हमारा भारत भी ऐसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो भूमध्य रेखा के थोड़ा सा करीब माना जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ भी तमिलनाडु और अन्य राज्य जो नीचे के हैं दक्षिणी भारत के, वहाँ के लोग अपेक्षाकृत यहाँ के लोगों से ज़्यादा काले होते हैं। मैं उनके काले गोरे होने पर कोई भेद नहीं अपना रहा हूँ, वो काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, हम लोग भी तो काले हैं। सच में गोरा होना एक अलग अनुभूति है। आप गोरा देखना चाहते हैं तो कश्मीर चले जाएं, आप गोरा देखना चाहते हैं तो फ्रांस और रूस चले जाएं, आप गोरा देखने चाहते हैं तो कुछ ऐसी ऊंचाइयों पर जाएं जहां वातावरण ठंडा है। हमारा केवल कहना मात्र इतना था कि हमारे त्वचा का रंग भी सूर्य के कारण बदलता रहता है। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। इस वजह से भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग ज़्यादा काले होते हैं। इसका एक बेहतरीन कारण मैं बता दूं, मेलेनिन है। मेलेनिन जो कि त्वचा में एक पदार्थ, एक रंजक बनता है मेलेनिन नाम का, मेलेनिन। ये जो मेलेनिन है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पाएगा तो ये ज़्यादा फैलना शुरू कर देता है, यानी अपने रंग का बिखराव ज़्यादा करता है, अतएव हमारे त्वचा का रंग काला हो जाता है। तो काला होना कोई बुरी बात नहीं है, और वाकई में काला होगे तो होगे, क्या करोगे उसका एक बड़ा, लेकिन फिर भी जो महत्व है, जो सारी लड़ाइयाँ हैं काले गोरे की, वो भेद बहुत ही पहले था, अब उतना ये सब भेद नहीं रह गया। अब से सीधा उद्देश्य है मेरा कि जो काला ज़्यादा है भूमध्य रेखा के आसपास का वातावरण है, वहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य इसी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएगा, 21 जून तक हद है इसकी सीमा, यहीं से फिर वापस चला आएगा। देखो मजेदार बात है, सूर्य यहां से चला उत्तर की तरफ भगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून तक जाते जाते हद हो गई, इनकी सीमा पूरी हो गई, ये वापस आने लगे वहां से। इसके बाद इधर की तरफ भागेगा और 22 दिसंबर तक यहाँ पहुंचेगा, और 22 दिसंबर की यानी अपनी सीमा यहाँ भी पूरा कर लेगा, इसके बाद पुनः वापस आने लगेगा। तो यार घूम घुमा के तुम यहीं रह रहे हो, घूम घुमा के तुम तो यही रह रहे हो, उधर जा रहे हो फिर भी देख रहे हो, उधर जा रहे हो फिर भी देख रहे हो, बार बार तो तुम वही कर रहे हो, भूमध्य रेखा को कभी छोड़ ही नहीं रहे हो। यहाँ पहुँचे हो फिर भी नज़र टिकाए यहाँ बैठे हो, यहाँ पहुँचे हो फिर भी नज़र तुम्हारा उधर है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप कहीं जाना ही नहीं चाह रहे हो। जब घूम घुमा के आप यहीं रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए हैं, इसका मतलब यहाँ वातावरण काफ़ी गर्म होगा, यहाँ वातावरण अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म होगा, अतएव यहाँ पर लोग काले होंगे। क्लियर है बात? तो इस भी महत्वपूर्ण पर्पज को आप जान पाए। मेरा उद्देश्य जो है वो सब कुछ यहीं समझाना और बताना है। ऐसे ही क्षेत्रों में ज़्यादातर अविकसित देश रहते हैं। अविकसित, ऐसा क्यों? अविकसित देश क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। अविकसित देश रहते हैं, सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए काफ़ी, सब महत्वपूर्ण है। अविकसित देश रहते हैं क्यों? क्योंकि क्या, यहाँ के लोग ज़्यादा परिश्रम नहीं कर पाएंगे। यार इतनी धूप, इतनी असहन ठंडी, अचानक गर्मी, अचानक बहुत भीषण ठंडी कैसे सहन करोगे आप? तो जब इतनी भीमकाय व्यवस्था होगी, इतनी खतरनाक प्रणाली होगी, तो ये मेरे लिए, हम लोगों के लिए जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अतः हम अविकसित देश यहाँ ज़्यादा रहेंगे क्योंकि काम काज ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप ऊपर चले जाओ अन्य देशों पर जहाँ ज़्यादा ठंडी है, ठंडी का मतलब जहाँ का वातावरण बेहतर है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो वहाँ के लोग, हम लोग
5 से 6 घंटे में थक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे तो 5 से 6 घंटे। लेकिन वहाँ के लोग 12-12 घंटे। आपको किसानों का देश यूं ही कहा जाता है। सच में किसानों का देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस के लोग 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऐसे वातावरण के में जीवन यापन करने वाले लोग हैं कि जहाँ पर वातावरण काफ़ी गर्म है, वो हमारे जीवन शैली के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, यहाँ पर सदाबहार वन आएंगे भैया, सदाबहार वन, अमेजन वन। सदाबहार वन यानी वो अमेजन का वन से भूमध्य रेखा जाती है, आपको पता है। अमेजन का जो वन है इक्वाडोर है। अब जरूरी नहीं कि मतलब उसमें से निकल ही जाए, पर बहरहाल मेरे कहने का तात्पर्य है अमेजन वन भूमध्य रेखा पर स्थित है। जब आप भूमध्य रेखा पर स्थित हो तो आपको चिलचिलाती धूप वर्ष भर मिलेगी। आप हमेशा उसे गर्मी से तप रहे होंगे। आपके आसपास इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि भूमि हमेशा दलदली बनी रहेगी और आपके पास सदाबहार वन निकलेंगे। ऐसे वन, ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराएंगे। सारी बात समझ में? तो यानी भूमध्य रेखा के आसपास जीवन यापन करने में तो मनुष्य के लिए समस्या है, क्योंकि सूर्य की हमेशा किरणें सीधी पड़ेंगी, जो मनुष्य के त्वचा के लिए भी हानिकारक है। उसकी पावर यानी प्रति क्षमता के लिए भी जिम्मेदार है, खतरनाक साबित हो सकता है वहाँ रहना। लेकिन ये पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन पाए जाएंगे यानी खाते पीते घर के पौधे यहाँ होंगे, मजबूत मजबूत, मोटे मोटे, यानी वो पौधे जो लड्डू खा रहे होंगे वो भी किसके? घी के। वो पौधे जो बहुत ही मजबूती से अपना डेरा बनाए हुए हैं वहाँ पे। यहाँ अच्छे अच्छे सर्पों की प्रजाति मिल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा सर्प एनाकोंडा जो कि अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जो ब्राजील की सड़कों पर टहलता हुआ कब मिल जाए पता नहीं। तो ये माहौल वहाँ का है। यही वो अमेजन वन है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, अमेजन वन की। अमेजन वन वही है जिसे आप पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले सप्लाई कर दिया जाता है। तो अद्भुत है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है। जहाँ से आप देख रहे हैं एक दूसरे से नाता है, वो जो एक दूसरे जो इनका नाता है वो आगे भी चलता रहेगा क्रमबद्ध तरीके से। आपको इसी सीरीज में, आने वाली क्रमबद्ध सीरीजों में आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि जिस भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं उसकी लंबाई कुछ इतनी है, आर्यभट्ट ने इतनी बता दी है। काले यहाँ लोग क्यों होते हैं उसका कारण मैंने बता दिया। सूर्य की चिलचिलाती धूप देखना, हमेशा यही सूर्य देखता रहता है, इस वजह से सारा मामला यहाँ बिगड़ जाएगा। अगर इतना धूप होगा तो मानव जीवन के अनुकूल नहीं होगा, परंतु ये सदाबहार वन यहाँ पाए जाएंगे क्योंकि वृक्षों के लिए अनुकूल होगा। यहाँ ज़्यादातर अविकसित देश रहेंगे क्योंकि यहाँ के लोग उतना परिश्रम या उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अब आप जान पा चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कुछ खास इसमें अभी हमने बोला भी नहीं है। बहरहाल और भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊं, इसके पहले आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि मान के चलो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, देखना जरा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करें। बहुत ही जरूरी तथ्य से अब आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी पृथ्वी है। अभी मैंने कहा ये आपकी पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी की जो परिधीय लंबाई है, इस पृथ्वी की जो परिधि है, इस बात को ध्यान देना। पृथ्वी की परिधि यहाँ से समझते रहिएगा। इसकी लंबाई कुछ इतनी है, किलोमीटर। बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। पृथ्वी की जो परिधि है दोनों तरफ से, यानी परिधि तो ऐसे ही होगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? इतना 40,008 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसे गोलार्ध कर दूं तो ये लंबाई आधी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यानी अगर मैं किसी एक गोलार्ध की बात करने लगूं कि उत्तरी गोलार्ध की परिधि कितनी होगी, दक्षिणी गोलार्ध की परिधि कितनी होगी, ये लंबाई आधी हो जाएगी। इसलिए तो एक ही तो पहलू याद करवा रहा हूं, इतना याद कर लो, दूसरा काम क्लियर हो गया। अगर मैं कह दूं पृथ्वी के गोलार्ध की परिधि कितनी होगी, गोलार्ध की परिधि, तो इसका आधा हो जाएगा 2000 और 4 किलोमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इसी गोलार्ध का आधा कर दें, यानी अब हम केवल इतनी ही दूरी निकालें, ये दूरी, तो ये इसकी आधी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यानी जो गोलार्ध की बात हो रही है उसका मतलब अगर हम उसका आधा कर दें, यानी 0 अंश से लगाकर 90 अंश तक चले जाए। ये 0 अंश है,
यहाँ से लेकर के कितना ये मामला है 90 अंश है। अगर हम इस दूरी को ही केवल निकालें, इस दूरी का ही मान जानना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? बहुत ही बेस पॉइंट है ये, बहुत मजबूत पॉइंट है, इस बात को जान लीजिए, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है, इतनी है। हमने क्या किया, इसके गोलार्ध की बात कर ली, चाहे इस गोलार्ध की चाहे इस गोलार्ध की, उसकी पूरी परिधि कितनी होगी तो इतनी होगी 20,004 किलोमीटर। अगर हम इसका भी आधा कर लें यानी 0 से 90 अंश तक मात्र इतनी ही परिधि निकाल लें तो कितना होगा, इसका आधा होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 किलोमीटर होगा। देखो क्या सीख रहे हैं, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप जानने वाले हैं। मैं कहने वाला हूं कि 90 अंश बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता जो हमने लिखा हुआ है। यहाँ तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है यार, 0 से 90 तक इतना मामला है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 90 अंश बराबर इतना होगा। तो एक अंश बराबर कितना होगा, यही चीज, मतलब एक अंश के बीच में कितनी दूरी होगी, आगे दूरी ना, यही तो समझना था हम लोगों को। और आज जहां हम अभी बात किए थे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 47 अंश का गैप है, वो दूरी आप तो दूरी में बदल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा होगी। एक अंश में कितना होगा, आप इसी को क्या करेंगे 90 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको मान मिल रहा होगा 111.13 किलोमीटर। यही मैंने आपसे कहा था, जो हमारी किताबों में दर्ज है 111 किलोमीटर। कोई बात नहीं, दोनों पैमाने आप याद रखें, ये लगभग, और ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैंने 111.13 क्यों लिखा था उस बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। ये जो दूरी है जिसे मैंने एक अंश कहा है, इसका मतलब एक अंश के बीच में, यानी यहां से यहां तक का जो मामला होगा उसकी दूरी होगी 111.13 किलोमीटर। क्लियर है? ये हो गया। ध्रुवों पर मैंने बताया ही कुछ ज्यादा था, 111.7 बताया हुआ था, और आपके भूमध्य रेखा पर 111.6 के ही आसपास यानी 110.6 के आसपास बताया हुआ था। इसका मतलब वो काफी कम था, है ना? तो आप ये जान सकते हैं कि दूरियां बढ़ रही हैं, वो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बता रखा है। यहां देखिए, इसी दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है ये, इसी दूरी को जोन कहते हैं, इसी दूरी को कटिबंध कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में बेल्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम कुछ भी किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बेल्ट की दूरी कितनी है, जोन की दूरी कितनी है, या फिर कटिबंध की दूरी कितनी है, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को बेल्ट कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कह सकते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कह सकते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे जरा ध्यान दें, जो ये महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आगामी परीक्षा में आने वाले एग्जाम में। आप बहुत ही ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो। अब जरा ध्यान दें, ये जो दूरी अभी यहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसका मतलब समझना, ये जो एक अंश है ना, एक बात और याद रख लो, एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है। एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है। अब ये आपसे काफी दूर ले जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा आगे। यहां तक तो मुझे पता है कि आपकी जानकारी रही होगी, अब मैं थोड़ा सा आगे ले चल रहा हूं। एक अंश बराबर 60 मिनट के होगा, यानी अब मैं मिनटों में बताने वाला हूं। एक अंश बराबर 60 मिनट के है, तो एक मिनट बराबर कितने किलोमीटर का है? ध्यान दीजिए, एक अंश बराबर 60 मिनट, इसका मतलब हुआ 60 मिनट बराबर इतने किलोमीटर के होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि अभी तो हमने पीछे निकाला हुआ है कि एक अंश बराबर इतना हो सकता है। तो जब एक अंश इसके बराबर है तो हम उसी को बराबर के रूप में दोबारा ऐसा लिख सकते हैं ना कि 60 मिनट बराबर इतने के। ये तो आप समझदार, इतना समझ रहे हैं आप। फिर एक मिनट बराबर क्या होगा? एक मिनट का मतलब हमें क्या करना होगा, 111.13 को 60 से डिवाइड करना होगा। कर दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो ये मामला लगभग आएगा 1.86 किलोमीटर के, 1.86 किलोमीटर। यानी एग्जामिनर कभी भी पूछ ले, एक मिनट बराबर, यानी एक मिनट अक्षांश बराबर कितना किलोमीटर होगा? ये तो याद कर लिए थे, अब यहां पूछेगा तो क्या बताओगे?
1 मिनट अक्षांश बराबर कितना किलोमीटर होगा? 1.86। जान पा गए ना? अब जरा ध्यान दो, मैं इसी को सेकेंड में बदल दूं, सेकेंड में बदल दूं, बदल जाएगा यार। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60। तो आप कहेंगे कि 60 सेकेंड बराबर 1.86 किलोमीटर। इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1.86 को 60 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.03 किलोमीटर। क्लियर है ना? ये जो पूरा ग्राफ बना है बहुत ही बड़ा पैटर्न था। मैंने आपसे कहा है कि हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, हर जगह महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने आएंगे। जो आप जान रहे हैं मेरी चर्चा उस पर भी है, जो आप नहीं जान रहे हैं मेरी चर्चा उस पर भी है। तो आप रिवीजन के तौर पर भी ले, जिसे आप याद कर चुके हैं। जैसे आप काला गोरे की बात जान रहे थे, फिर भी मैंने उस पर अपनी टिप्पणी रखी ही रखी, और यहाँ भी ये बात हमने किया ही किया। क्लियर है ना? कुछ अक्षांश यहाँ और आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछे ही गए हैं। देखना जरा, मैं बता ही दूँ। जो ये 0 है, मान लो 0 है, और ये मान लीजिए 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, और ये इधर भी 5 डिग्री है। इसका तात्पर्य क्या है? 0 अंश से लगाकर 5 अंश उत्तरी गोलार्ध, और ये किसी जगह अगर 10 अंश भी लिखा होगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक एरिया होता है जो 10 अंश तक भी मान लिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का बेहतर चुनाव करिएगा, ये मेरा कहना है। 0 से 5 अंश होगा तो यही टिक किया जाएगा। 0 से 5 अंश विकल्प में नहीं है तो 0 से 10 अंश लिखा होगा, वो टिक कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ये चीज? तो 0 से 5 अंश उत्तरी गोलार्ध तथा 0 से 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों जो मसला है, 0 से 5 अंश उत्तरी गोलार्ध, 0 से 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र डोलड्रम, ये लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने इसे सोचा बता दें। डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है इसे, यानी यहाँ हवाएं काफी शांत होती हैं। जब हवा वाला पैटर्न चल रहा होगा वहाँ आप पढ़ेंगे। बहरहाल अक्षांश कुछ महत्वपूर्ण है, हम अक्षांशों की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश संबंधी कोई भी प्रश्न आपको कभी भविष्य में परेशान न करे, इस उद्देश्य से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो डोलड्रम या शांत पेटी कहाँ मिलेगी? तो कहिएगा सर 0 अंश से लगाकर 10 अंश तक, वैकल्पिक व्यवस्था का हमें चुनाव करना आता है। 0 अंश से लगाकर 10 अंश तक, व उससे भी बेहतर लिखा हो कि 0 अंश से लगा के 5 अंश तक, तो हम ऐसी व्यवस्था के साथ अपना समय गंवाएंगे। और ये देखेंगे कि आप उत्तर में और दक्षिण में दोनों जगह यह एरिया, दोनों जगह का यह एरिया क्या माना जाएगा? शांत पेटी माना जाएगा, जिसे हम डोलड्रम आदि के नाम से जानेंगे। आप ध्यान दो, 40 अंश की बात अगर कर लें, 40 अंश से लगाकर 60 अंश तक, बीच में मिलेगा 50 अंश, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये प्रक्रिया इधर भी होगी 40, 50 और 60 की। ये जो 60 है इसे देखिए गर्जता चालीसा कहा जाता है, गर्जता चालीसा है ना, और इसे 50 और इसे चीखता 60 कहा जाता है ना। यह भी प्रश्न तो आपके एग्जाम में हवाओं संबंधित पूछा ही गया है। तो जो पछुआ हवाएं जो काफी खतरनाक है, आज भी देखिए जो पछुआ हवाएं चलती हैं, हमें ठिठुरन महसूस हो जाती है उन हवाओं से। जो 40 अंश के आसपास चल रही उसे गर्जता चालीसा कहते हैं, जो 50 अंश के आसपास चल रही उसे 50 के नाम से जानेंगे, और जो 60 अंश के पास आसपास चल रही हैं उसे चीखता आदि 60 के नाम से जानेंगे। यानी खतरनाक पौने हैं ये। इन्हीं पौनों को, यानी ये पौने किससे संबंधित है, यहाँ बस इतना जान लो, नामकरण तो विकल्प में आएगा ही आएगा। 40, 50, 60 अक्षांश पर चलने वाली इन पौनों का अलग अलग नामकरण किया गया है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जिसे हम थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। और इन्हीं पौनों को तो पछुआ पौन से संबंध बनाया जाता है, यानी ये पौने कैसी होती हैं, पछुआ पौन के नाम से जानी जाती हैं, जो अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग प्रकार से चलती हैं। जहाँ कहीं उत्तर पूरब से कहीं दक्षिण पश्चिम जा रही हैं, इस पर जिक्र होगा पौन वाले चैप्टर में। बहरहाल अभी मैं अक्षांश की बात कर रहा हूँ, इसीलिए अक्षांश से रिलेटिव उन बातों पर चर्चा कर रहा हूँ जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न लेकर के हाजिर हुए हैं।
कई बार आपसे इन प्रश्नों का जिक्र हो चुका है, ऐसे प्रश्नों की व्यवस्था लेकर मैं ये अभिप्राय बना रखा हूँ। क्लियर है? तो डोल ड्रम की बात हो गई। मुझे लगता है कि आप ये परिधि वाला मामला बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत यहाँ अब आपको नहीं होगी, है ना। आप ये निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा, ये सारा मामला जो मैंने आपके सामने उल्लिखित किया है। तो एक अब इसका आप चाहें तो एक बेहतरीन ढंग से आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें अपने साथ। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये छोटा सा कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली कंटेंट में आप कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा संबंधी महत्वपूर्ण पहलू से एक साथ जुड़ोगे। अलग अलग करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं चाहता तो इस कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता, लेकिन बहरहाल फिर भी कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा एक साथ समाहित ना हो पाते आते हो इस कंटेंट को इतना ही छोटा छोड़ करके मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। पूरे मनोवेग से पढ़ते रहिए, शिद्दत से हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, लगातार मेहनत करते रहिए और कुछ भी हो अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए। अगर आपको मेहनत लग रहा है शेयर करने में तो ना ही करिए, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करिए। इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे द्वारा अगर कुछ सीख रहे हैं या मेरे द्वारा बताए हुए तथ्यों का अवलोकन बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक प्रतिफल है। ये क्लियर मान के चलें। तो लगातार आप मेहनत करते रहें, जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।